स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं दिसंबर 2022 एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 91 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एक्टिविटी ऑल प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। किस क्रियाकलाप में कंपनी के सभी लाभों को अंशधारियों में लाभांश के रूप में नहीं बांटा जाता, बट ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज रिटेन्ड और री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। लाभों का एक हिस्सा व्यापार में रोक लिया या पुनर्निवेश कर दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पुनर्निवेश। सेकंड क्वेश्चन है, विच रेशियो इंडिकेट्स द फर्म्स कैपेसिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड procure additional loans and inform whether the firm is following the policy of trading on equity। कौन सा ऐसा अनुपात है जो संस्था की दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान करने तथा अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की क्षमता और संस्था के समता पर व्यापार की नीति पर चलने के बारे में जानकारी देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण समता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस। ये अपने व्यवसाय का हिसाब उचित तरीके से नहीं रखता है। ही गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसने निम्नलिखित सूचनाएं दी हैं। तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, वर्ष का लाभ हानि कितना होगा। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग्स गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35,000। देखिए क्लोजिंग कैपिटल है 2,50,000, 2.5 लाख रुपये। ड्रॉइंग्स गिवन है 60,000, माइनस कर देंगे 3 लाख, प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स को 3,10,000 आ गया। एडिशनल कैपिटल 75,000 है, इसको माइनस करेंगे 2,35,000 आ गया। और ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख, और 235 में से 2 लाख को अगर हम माइनस करेंगे तो 35,000 के हमारे पास प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद ही आप कर सकते हैं। +1 का बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज 21,28,000 एंड टोटल डेब्ट्स आर 42,50,000। If the company's long-term debt is 27,30,000, the current ratio will be, ये टोटल डेप्ट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन है। टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में रखेंगे, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है, करंट लायबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, तो वहाँ से आ जाएगी करंट एसेट। और दोनों को फॉर्मूले में रख के हमारे पास आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये सबसे पहले करंट लायबिलिटी निकालेंगे, टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट करके। ये आगे हमारे पास 15,20,000 रुपये। फिर वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक बार सोल्व करके जरूर देखें। वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट यहाँ से आ जाएगी, करंट लायबिलिटी हमारे पास निकल चुकी है। करंट एसेट आ गई हमारे पास 36,48,000। इसको अगर फॉर्मूले में जब रखा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, तो इसको 4 की टेबल पे कट करते चले गए। आगे ये कट होना बंद हो गया है। 228, ठीक है, 228 डिवाइड बाई 95। इसको जब यहाँ से डिवाइड करा तो पूरा पूरा कट हो गया 2.4 पे। तो हमारा आंसर आ गया 2.4:1। अगला क्वेश्चन, करंट लायबिलिटीज गिवन है XYZ कंपनी लिमिटेड की 1,50,000, 1.5 लाख रुपए की। करंट रेशियो गिवन है, लिक्विड रेशियो गिवन है, बट द वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी। देखिए करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी दोनों में कॉमन है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू गिवन है। जब दोनों फॉर्मूले में रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो करंट एसेट आ गई है 4,50,000 की, और क्विक एसेट आ गई है 1 लाख, वो 4,50,000, ये 1,50,000। तो स्टॉक कैसे आ जाएगा? करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, ये 3 लाख का। अब ये मत पजल होना कि करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, तो जो है स्टॉक होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, एडवांस टैक्स होता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। स्टॉक पूछा है, नॉर्मली स्टॉक ही इसके डिफरेंस को माना जाता है क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू स्टेक होल्डर्स एज एंड व्हेन इट इज ड्यू इज नोन एज। व्यवसाय की अपने फंडधारियों को देय राशियों की भुगतान क्षमता को क्या जाना जाता है? ये हो जाता है सोल्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव शुड बी क्लासिफाइड एज। क्या है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव आता तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी है, लेकिन इसको ये रिकरिंग नेचर है तो इसलिए इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको माना जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन। एक वित्तीय संस्था का रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय ब्याज और लाभांश की प्राप्ति को
किसके रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये हमारा परिचालन क्रिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग नेट फ्लो, नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए चार्ट नोन एज, इसे क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा ड्यू पॉइंट एनालिसिस हमने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। अगर नहीं जुड़े हैं तो जाइए आप प्रीवियस पेपर के जितने भी वो वीडियोस हैं जिसमें एनालिसिस करके क्वेश्चंस को किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ड्यू पॉइंट चार्ट, ड्यू पॉइंट एनालिसिस किया गया है, तो फटाफट से आंसर माइंड में आ जाता है। अगर प्रीवियस वीडियोस देख रखी है तो चैनल पे सारे ही पेपर को कराया गया है, एस्टेट के जितने भी हैं अभी तक। चार्ट के द्वारा शुद्ध लाभ और विनियोजित पूंजी को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का प्रदर्शन किया जाना जाता है ड्यू पॉइंट चार्ट। नेक्स्ट है हुंडी। ये हुंडी तो बहुत एक्सप्लेन में किया था, सभी तरह की हुंडी की किसको क्या बोलते हैं। विच हुंडी सिमिलर टू डिमांड बिल, ये होता है दर्शनी हुंडी, ठीक है। कौन सी हुंडी मांग विपत्र के समान है? दर्शनी हुंडी। स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो एनालिसिस करके जो वीडियोज है उसे देखिए, ठीक है। डायरेक्ट पेपर पे ना जाए, एनालिसिस करके जहाँ पे भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो देखना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिजायर्स टू रिडीम्ड 5000 10% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच एट पार आउट ऑफ अवेलेबल सफिशिएंट डिविजिबल प्रॉफिट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5000 10% के जो ऋण पत्र है प्रत्येक 1000 रुपये का को उपलब्ध पर्याप्त विभाजन योग्य लाभों में से वो शोधन करना चाहती है। तो इन दिस केस हाउ मच अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू DRR अकाउंट एज पर रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट रीड विद रूल 18(7) ऑफ ए बैंकिंग कंपनी। तो इस परिस्थिति में ऋण पत्र शोधन संचय खाते में भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 71 की 4 बैंकिंग कंपनी अधिनियम के नियम 18 के साथ पढ़ते हुए के अनुसार कितनी राशि ले जाई जाएगी? तो यह जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज डन बाय द डेटर। कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है कौन सा कि ये देनदार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। डेटर थोड़ा ना इसको प्रस्तुत करता है, क्रेडिटर करता है। और ये बाकी जो ट्रू है वो जरूर पढ़नी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। इसने पूछा था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये डेटर के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी क्रेडिटर के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है और इसमें भुगतान का आदेश होता है इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, और इसके लिए इट रिक्वायर एक्सेप्टेंस बाय द ड्राई और समवन एल्स ऑन हिज बिहाफ। इसके लिए अदाकर्ता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो जो गलत था वो छांटना था, नंबर फर्स्ट पे ही नंबर ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन। कौशल एंड गुलाब आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ओल्ड रेशियो गिवन है कौशल का और गुलाब का 5:3। दे एडमिट राजू एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:1। द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ कौशल एंड गुलाब विल बी। ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3 का, न्यू रेशियो गिवन है 4:1 का। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके इजिली जो है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 3:5 का रेशियो हमारे पास निकल आएगा। देखिए ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू करके फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास 3:5 ये सैक्रिफाइस रेशियो हमारे पास आ जाएगा कौशल और गुलाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू। फर्म के विघटन पर दायित्व को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर क्वेश्चन आ जाए ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एसेट्स आर ट्रांसफर टू, तो भी हमारा आंसर रियलाइजेशन अकाउंट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर इज कॉल्ड। विद्यमान साझेदार किस अनुपात में, कि जिस अनुपात में वो सेवानिवृत्त या मृत साझेदार से प्राप्त भाग का अधिग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कौन सी बात सही है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? हमारा कैश बुक के जैसा होता है। इसके डेबिट में सभी तरह की रिसिप्ट को लिखा जाता है, क्रेडिट में इनकम को, इसको पेमेंट को लिखा जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट करते टाइम कैपिटल और रेवेन्यू नेचर को ध्यान में नहीं रखा जाता, ना ही ये ध्यान में रखा जाता है कि वो करंट ईयर से रिलेट करिए, प्रीवियस ईयर से, नेक्स्ट ईयर से। यानी कि सभी तरह की पेमेंट और सभी तरह के इसको रिसिप्ट को इसमें लिखा जाता है और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो जो सही बात थी इसमें क्या थी कि इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिशिएशन, ये डेप्रिशिएशन को ऐड नहीं करता, डेप्रिशिएशन को लिखा जाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बाकी सारी बातें जो सही नहीं है
कि ये डेप्रिसिएशन को ऐड करता है, नहीं करता। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ये गलत है, होता है। इट इंक्लूड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम रिलेटेड ओनली टू द करंट पीरियड। नो, इस ये प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर से भी रिलेट करते हुए आइटम्स को लेता है, सिर्फ करंट पीरियड की नहीं लेता। तो ये बाकी 3 जो गलत हो जाएंगी, और जो सही है वो ये है कि डज नॉट इंक्लूड एप्रिसिएशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एप्रिसिएशन को नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पार्टनर हैज़ अग्रीड टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन वर्क फॉर एन अग्रीड रेम्यूनरेशन बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बियर कौन कर रहा है? एक पार्टनर, ठीक है। जब एक साझेदार किसी स्वीकृत पारितोषिक पर विघटन कार्य से संबंधित व्यय को वहन करने के लिए सहमत होता है। बियर किसने किए? पार्टनर ने किए। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज मेड बाय द फर्म। पेमेंट अगर फर्म करे तो फिर आप क्या एंट्री करोगे? देखिए, इस क्वेश्चन को इजिली किया जा सकता है एक टेबल के थ्रू। यहाँ पे हमने क्या किया? बियर बाय, पेड बाय, फर्म एंड पार्टनर। देखिए, बियर बाय, अगर फर्म बियर करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और अगर पार्टनर बियर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अगर फर्म पेड करती है तो टू कैश और बैंक, यानी कि कैश और बैंक को क्रेडिट किया जाएगा, और अगर पार्टनर पेमेंट करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस निकल के आते हैं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या था कि पार्टनर ने बियर किया है और फर्म ने पेड किया है, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर ही बियर करे और पार्टनर ही पेड करे तो वहाँ पे एंट्री ही नहीं होती, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से होगा तो वहाँ पे एंट्री की जरूरत नहीं होती। अगर फर्म बियर करे, फर्म ही पेड करे, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर फर्म बियर करे और पार्टनर पेमेंट करे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर पार्टनर बियर करे, फर्म पेड करे, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी था, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, जुड़े रहें मेरे साथ। ए लिमिटेड हैज़ एग्रीड टू पे परचेज प्राइस ऑफ बिल्डिंग ₹2,20,000। ए लिमिटेड ने भवन खरीदा 2,20,000 रुपये का। हाफ द पेमेंट वॉज मेड इन कैश, आधी पेमेंट उसने कैश में कर दी, एंड रिमेनिंग हाफ बाय इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। और बाकी के लिए, बाकी आधे के लिए, यानी कि 2,20,000 में से आधा 1,10,000 रुपये पेमेंट कर दिया, और बाकी 1,10,000 के लिए कंपनी ने इशू कर दिए अपने डिबेंचर। 100 रुपये का एक डिबेंचर 9% के, नहीं सॉरी 10% के प्रीमियम पे। तो क्वेश्चन क्या है कि कितने डिबेंचर कंपनी ने इशू की? हाउ मच डिबेंचर विल बी इशूड फॉर पेइंग परचेज अमाउंट? कितने डिबेंचर कंपनी ने इशू किए? यहाँ पे देखिए, टोटल परचेज प्राइस है हमारे पास 2,20,000 रुपये का। पेमेंट हुई है कैश में 1,10,000 की, बचा कितना पैसा बच गया? 1,10,000 ही बच गए। तो इशू प्राइस पर डिबेंचर जब हम निकालते हैं तो 100 रुपये का डिबेंचर, 10% का प्रीमियम, 100 का 10% जब हम करेंगे तो 10 रुपये का प्रीमियम आ गया है, यानी कि 110 का डिबेंचर हो गया। और इस तरह के क्वेश्चंस में जब नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने होते हैं तो डिवाइड में करते हैं वैल्यू पर शेयर या वैल्यू पर डिबेंचर। 110 रुपये का डिबेंचर इशू किया है 1,10,000 को पेमेंट करने के लिए। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11, तो यहाँ पर 1,000 डिबेंचर जो है वो आ जाएंगे। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिस्टम द मॉनेटरी इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट इन द पीरियड in which they are earned rather than in the period in which cash is actually received or paid by the enterprise। किस प्रणाली में लेन देन के मौद्रिक प्रभाव का लेखा खातों में इसके उपार्जन के समय के अनुसार किया जाता है, ना कि इसके बदले में वास्तविक मौद्रिक विनिमय के समय। उपार्जन के आधार पर किया तो उपार्जन आधार प्रणाली, एक्रूअल बेसिस सिस्टम आ जाएगा, जिसमें ये मैटर नहीं करता कि कैश कब मिला, ये मैटर करता है कि वो कौन से अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करता है, तो वो अकाउंट एक्रूअल बेसिस आ जाएगा। नेक्स्ट है, द रिकरिंग ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट इज ट्रीटेड एज, इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे रिवेन्यू रिसिप्ट। आवृत्ति अनुदान जो कि निर्वाह अनुदान के रूप में है, उसे क्या माना जाता है? रिवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर extends up to only for one accounting period it is called revenue expenditure। यदि व्यय का लाभ केवल एक लेखा वर्ष के लिए किया जाता है तो वो कहलाता है राजस्व व्यय। नेक्स्ट है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर नॉन रिकरिंग बाय नेचर। लाइन पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि गलत है, क्योंकि दोनों ही एक्सपेंडिचर अलग अलग नेचर के हैं, तो यहाँ दोनों ही नॉन रिकरिंग नहीं हो सकते। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और सेकंड क्या है,
क्योंकि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होता है, रेवेन्यू रिकरिंग नेचर का होता है। स्टेटमेंट सेकंड बोलती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी। पूंजीगत व्यय तो व्यापार की आय क्षमता को बढ़ाते हैं और आगम व्यय उसे बनाए रखते हैं। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये पहले भी एचटेट में पूछी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड। एक कंपनी बनाने के संबंध में जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स सो और देयर टोटल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? एक निश्चित अवधि से संबंधित विवरणों के विभिन्न अवयवों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन या उनके योग के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस कहलाता है, जो कि हम करते हैं अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण। नेक्स्ट है पेटी कैश बुक इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो टिट के आए हैं, ऑप्शन क्वेश्चन सेम टू सेम जो है बिल्कुल पीछे वाले जैसे ही। पेटी कैश बुक सभी को पता है, पेटी एक्सपेंसेस इसमें पेड इन कैश, इसी के लिए ही पेटी कैश बुक लिखी जाती है। इनकम्स जहाँ पे आ गया वो तो कट हो जाएगा, इनकम और इनकम, तो एक्सपेंसेस ही इसमें बस लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी इशू 1000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% एंड द डिवेंचर आर टू बी रीपेड बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कंपनी ने क्या किया है? 1000 ऋण पत्र 100 रुपये वाले 6% बट्टे पर यानी कि डिस्काउंट पे जारी किए, और डिवेंचर को कंपनी ने कैसे सोचा पेमेंट करने का कि वो 20,000 रुपये हर साल एंडिंग पे वो पेमेंट कर देगी इक्वल इंस्टॉलमेंट में। स्टार्टिंग कब किया? फर्स्ट ईयर से। विच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में अपलिखित की जाने वाली राशि कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देखिए डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कितना आया? 6,000 रुपये। और ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं राइट ऑफ? 5 साल के लिए किया है, 6,000 रुपये को राइट ऑफ करना है, तो जो सबसे पहला साल है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे। 5 4 3 2 1 इनका टोटल किया, टोटल आया हमारे पास 15। तो राइट ऑफ करने के लिए 6,000 रुपये को बांट देंगे 5/15 फर्स्ट ईयर में, 4/15 सेकेंड ईयर में, 3/15, 2/15, 1/15। अब इस क्वेश्चन में तो पूछ लिया कि पहले साल में कितना राइट ऑफ करना है, आगे और भी कुछ पूछा जा सकता है, दूसरे साल में कितना करना है, तीसरे में कितना करना है, चौथे में कितना करना है, या लास्ट में कितना पेमेंट करना है। तो इस तरह से हम ये सारे अमाउंट जो है निकाल लेंगे। इसका टोटल 6,000 बनना चाहिए। ये क्या है? हमारी अमाउंट टू बी राइट ऑफ पर ईयर। फर्स्ट ईयर में पूछा है तो फर्स्ट ईयर में 2,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज ए करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव भी कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल सही बात है कि व्यवसाय का सत्य लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट इज हायर देन बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। जब परिसंपत्ति का बाजार मूल्य इसके पुस्तकीय मूल्य से ज़्यादा हो जाए तो इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बिल्कुल गलत बात है कि इसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी और इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके आंसर की में गलत है भाई आंसर अपना। ए कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 100 ईच। कंपनी ने 200 शेयर क्या किए हैं? वो फॉरफिटेड कर लिए, जिसमें से 70 कंपनी ने कॉल्ड अप किए थे और शेयर होल्डर ने 50 ही पेड अप किए थे। तो इन शेयर को कंपनी ने दोबारा से रीइशू कर दिया 80 फुली पेड अप मानते हुए, 80 पे रीइशू कर दिया फुली पेड अप मानते हुए। द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितने से डेबिट होगा रीइशू एंट्री में? अगर क्वेश्चन पूछते कि कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी तो तीसरे वाली एंट्री की अमाउंट हम उठाते। अब क्वेश्चन पूछे कि रीइशू के टाइम कितने से डेबिट होगा, तो यहाँ पे सेकंड एंट्री की अमाउंट भी सही हो सकती है। तो यहाँ आंसर जो दे रखा है वो 16,000 दे रखा है, लेकिन एक बार देख लेते तीनों ही एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000 से, 70 कोल्ड अप थे तो 70 रुपये से एंट्री हो जाएगी। 200 शेयर थे और 70 के हिसाब से 14,000 रुपये। कॉलिन एरियर में 20 रुपीज़ आ जाएंगे क्योंकि 70 कोल्ड अप थे और पेड अप थे 50, और 50 रुपीज़ आ जाएंगे शेयर फॉरफिटेड में। तो अगर क्वेश्चन होता है कि शेयर फॉरफिटेड को कितने से क्रेडिट किया है तो यहाँ फर्स्ट एंट्री की अमाउंट आ जाती। अब इन्होंने पूछा कि रीइशू की एंट्री में, तो रीइशू की एंट्री तो ये होती है, रीइशू की एंट्री में शेयर फॉरफिटेड को कितने से डेबिट किया जाएगा।
देखिए 200 शेयर थे और 80 पे कंपनी ने रीइशू कर दिए, फुली पेड अप कितना माना 100 रुपये, तो 20 रुपीज़ यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड में आ गए। 200 की 80 से करा तो बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 से, शेयर फॉरफिटेड करा तो 4,000 से, और 2 शेयर कैपिटल गया तो 20,000 से। थर्ड एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्रेडिट है 10,000, ये वाला डेबिट माइनस करके 6,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा तो आता 6,000 रुपये। अब इन्होंने पूछा कि रीइशू की एंट्री में शेयर फॉरफिटेड कितने से डेबिट होगा, तो मेरे हिसाब से 4,000 आंसर आना चाहिए। बाकी ऑप्शन में जो दे रखा है वो 16,000 है, 16,000 तो हमारी किसी भी एंट्री में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज। देखिए फर्म के पूरे जीवन काल के समय को व्यवसाय के लाभों को मापन के लिए समय अंतराल में बांट दिया जाता है। क्या कहलाती है वो, लेखा अवधि की अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड की कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का, और कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। नेक्स्ट है लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज आर ऑल्सो नोन एज। उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपातों को किससे जाना जाता है, दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात के नाम से, यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से इन्हें जाना जाता है। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर की बात आ गई है तो शॉर्ट टर्म और करंट रेशियो तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सही बैठता है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो ही है। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज ए करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनमें से एक सही विकल्प का चयन भी कीजिए। पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन्ड बाय द बैंक। बिल्कुल सही बात है कि बैंक के द्वारा तैयार की जाती पासबुक, और किस लिए की जाती है, ताकि वो कस्टमर के रिकॉर्ड को, वो कस्टमर के साथ जितनी भी उसने ट्रांजेक्शन की उसे रिकॉर्ड कर सके। पासबुक बैंक द्वारा खातेदार ग्राहक की सुविधा के लिए रखा गया विवरण है। करेक्ट है बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, ए बिजनेस फर्म पीरियडिकली प्रिपेयर्स ए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। एक फर्म समय अंतराल पर क्या है, एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाती है टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक विद द पासबुक एज दिस टू शो डिफरेंट बैलेंसेस फॉर वेरियस रीजंस, ताकि डिफरेंट रीजन से, कारणों से जो भी इन दोनों बुक में, कैश बुक में और पासबुक में जो भी डिफरेंसेस आए उसका पता लगा सके। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए 3 क्वेश्चन है, एक में स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, एक में सेकंड करेक्ट है और एक में दोनों ही करेक्ट है। A principle of enlightened marketing that requires that a company seek real product and marketing improvement। ये क्या होता है, देखिए प्रबुद्ध विपणन का एक सिद्धांत जिसके लिए एक कंपनी को वास्तविक उत्पाद और विपणन सुधार की आवश्यकता होती है, वो किसके लिए होती है, ये हो जाएगी हमारी कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, उपभोक्ता उन्मुख विपणन। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन भी हमने पूरा किया था, पूरी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था। टेरिटरी इंडस्ट्री यानी कि जो तृतीयक उद्योग होता है, जो सर्विस इंडस्ट्री होती है वो आ जाती है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। नेक्स्ट है ए पार्टनरशिप डीड जनरली डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पार्टनरशिप डीड में सिर्फ पार्टनर्स के बारे में बातें आती हैं, फर्म का नेम, बिजनेस की ड्यूरेशन, प्रोसीजर आ जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म के समापन की प्रक्रिया, व्यवसाय की अवधि और फर्म का नाम, तीनों ही आती है डीड में। डीड में क्या नहीं आता, फर्म के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी लिस्ट डीड में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज इज। वो संस्थान जो बहुत बड़े हैं और जहाँ क्रियाओं में विविधता है यानी कि डिफ्रेंसिएशन है, उनके लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है यानी कि संगठनात्मक ढांचा है वो कौन सा उचित है, तो ये हो जाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटी की जा रही है तो वहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट आर इंक्लूडेड अंडर विच फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ब्याज की दर एवं मूल्य वृद्धि दर व्यवसायिक पर्यावरण के किस आयाम के अंतर्गत आते हैं, दोनों इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है ना। सोशल में नहीं आएंगे, लीगल में नहीं, टेक्नोलॉजिकल में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ए बैंक इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। आयात निर्यात बैंक किस तरह का बैंक है, ये हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक है, विशिष्ट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द फर्म अर्न्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट।
डैश वह अतिरिक्त लाभ है जो एक फर्म उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन और बिक्री से अर्जित करती है। तो ये आ जाएगा हमारा मार्जिनल रिवेन्यू। ये मैनेजरियल नहीं आएगा, मार्जिनल कॉस्ट नहीं आएगा, टोटल प्रॉफिट नहीं आएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता ही मार्जिनल प्रॉफिट है। द सेक्रेटरीट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सार्क इज सिचुएटेड एट सार्क संघ का सचिवालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। हमने एक वीडियो करी थी नेट के जो हमारे नोट्स थे उन वाली वीडियोस में ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो सारी पेपर में आती है, WTO, सार्क होगी, एशियन होगी, इसके अलावा भी बहुत सारी थी, वो सारी की गई हैं। अगर आप चाहते हैं उनके बारे में जाना तो प्रीवियस वीडियोस पे जा सकते हैं। काठमांडू, नेपाल में सार्क में कौन कौन से मेंबर आते हैं, इस तरह से अलग अलग सारे की थी वीडियोस। उस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर कॉमर्स। नेक्स्ट है ए डिज़ायर टू सेटिस्फाई वंस इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द अदर पार्टी टू द कन्फ्लिक्ट। ये क्या होता है? कॉम्पैटिंग। संघर्ष के दूसरे पक्ष पर प्रभाव की परवाह किए बिना किसी के हित को संतुष्ट करने की इच्छा क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा कहलाती है। आगे डेफिनेशन पूछी गई है, मनी इज व्हाट मनी डज। दिस डेफिनेशन ऑफ मनी वॉज गिवन बाय, पैसा वह है जो पैसा करता है, वाकर ने कही थी। नेक्स्ट है ए टेम्परेरी प्राइसिंग इन विच कंपनी सेल्स प्रोडक्ट बिलो द लिस्ट प्राइस एंड समटाइम्स इवन बिलो कॉस्ट टू इंक्रीज शॉर्ट रन सेल्स। एक अस्थायी रूप से कीमत निर्धारण जिसमें एक कंपनी अपने उत्पाद को सूचीबद्ध कीमत से नीचे और कभी कभी अल्पकालिक बिक्री को बढ़ाने के लिए लागत से भी कम कीमत पर बेचती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रचार कीमत निर्धारण, प्रमोशनल प्राइसिंग इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेरी प्राइसिंग है, प्रमोशनल प्राइसिंग। नेक्स्ट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है शायद 2014 के पेपर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कौन सा संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? एनकोडिंग होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, मेजरमेंट नहीं होता। ये हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस का एक एलिमेंट है, तो कम्युनिकेशन में तो आता ही नहीं, मेजरमेंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैश इनफ्लो माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज नोन एज। एक विनियोग के रोकड़ अंतर प्रवाह के वर्तमान मूल्य में से अगर बाह्य प्रवाह के वर्तमान मूल्य को घटा दिया जाए तो क्या कहते हैं इसे? नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज टू इम्प्रूव द राइट एंड पावर ऑफ बायर्स इन रिलेशन टू सेलर्स। विक्रेता के संबंध में खरीदारों के अधिकारों और शक्ति में सुधार के लिए नागरिकों और सरकारी एजेंसियों का एक संगठित आंदोलन क्या कहलाता है? कंज्यूमरिज्म कहलाता है, उपभोक्तावाद वो कहलाता है। नेक्स्ट है स्टाफ अथॉरिटी वर्क्स एज। स्टाफ प्राधिकरण क्या काम करता है? एडवाइस ऑफ सर्टेन मैटर्स, कुछ मामलों में वो सलाह दे सकता है। स्टाफ अथॉरिटी वर्क्स एज एडवाइस ऑफ सर्टेन मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद अब थर्ड टाइम रिपीट हुआ है स्टेट में। इंटरनल एलिमेंट्स दैट में इंटरफेयर विद द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्ट इज। आंतरिक तत्व, आंतरिक दो ही होते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस, बाकी दो तो बाह्य होते हैं ना, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसे क्या बना? स्वॉट एनालिसिस, SWOT। तो ये दो इंटरनल है, दो एक्सटर्नल है। इंटरनल में भी इसने पूछ लिया कि आंतरिक तत्व जो कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी कि नेगेटिव पॉइंट पूछा इसने, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव वीकनेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए फ्यूल के और टेलर के दोनों के ही प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं, यानी उनमें से कौन सा सिद्धांत फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांतों में सम्मिलित है? फ्यूल के 14 में यूनिटी ऑफ कमांड है। ये तीनों ही टेलर के हैं। सहयोग ना कि टकराव, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, प्रत्येक व्यक्ति का विकास, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड टेलर से रिलेट करता है, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये भी टेलर का, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ये भी टेलर का प्रिंसिपल है। तो हेनरी फ्यूल सर के 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। विदेशी व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम 1992 में निम्न में से किसको प्रतिस्थापित किया गया? किसको किया गया? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 को। आयात और निर्यात कंट्रोल अधिनियम 1947 को।
नेक्स्ट है हु डिटरमाइंस द कैश रिजर्व रेशो, CRR को कौन कंट्रोल करता है, कौन डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा, RBI। आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1935 में। काम करना शुरू किया इसने स्थापना हुई थी 1934 में, काम करना शुरू किया 1935 में, और नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1949 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर, ये अपना 21 वाले उसमें क्वेश्चन HTET में आया था। एज इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध। व्यवहारात्मक नेताओं की विशेषता कौन सी है, अपवाद द्वारा प्रबंध। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है, संगठनात्मक प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों का निर्धारण करना। नेक्स्ट है एफिशिएंसी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज फोकस्ड बाय। स्टैंडर्डाइजेशन तो पढ़ते ही टेलर पे टिक कर देना चाहिए कि कार्य के सरलीकरण और मानकीकरण के दक्षता के माध्यम से दक्षता किसके द्वारा बताई गई है, टेलर के द्वारा। नेक्स्ट है द ऑप्शन एंड बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक दृष्टिकोण की राय और विश्वास खंड क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक घटक। नेक्स्ट है गेट कब एस्टेब्लिश हुआ, 1947 में। पूरी डेट पूछ ले तो 30 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। विच वन ऑफ दीज कैन बी डेलीगेटेड, क्या डेलीगेट किया जा सकता है, अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है। नेक्स्ट है इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रेफर टू, ये भी HTET में ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भुगतान संतुलन खाते में अदृश्य का अर्थ क्या होता है, सर्विस ट्रांजैक्शन, सेवा का लेन देन। नेक्स्ट है किसके द्वारा पोस्ट कॉर्प की अवधारणा दी गई, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट कॉर्प, लूथर गुलिग। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग सोर्सेज विच वन इज एन इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स। इंटरनल कौन सा, इंटरनल 3 ही होते हैं जिसमें से एक हमारा ट्रांसफर, ठीक है। आंतरिक भर्ती का स्रोत कौन सा है, ट्रांसफर करना। ये सारे ही जो इंटरनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, इसके अलावा ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, सारे प्रीवियस वीडियोस में कराए हैं। तो ट्रांसफर जो है वो हमारे इंटरनल रिसोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है डैश अकर्स इफ ए गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल इनपुट रिजल्ट इन ए स्मॉलर परसेंटेज इन इंक्रीज इन आउटपुट। डैश तब होती है जब सभी आगतों के प्रतिशत में वृद्धि के कारण उत्पादन में कम प्रतिशत वृद्धि होती है। उत्पादन में कम हो जाए तो वो कहता है पैमाने का घटता प्रतिफल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्किल, ज़्यादा हो जाए तो बढ़ता प्रतिफल, समान रहे तो स्थिर प्रतिफल। नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ प्रपोज द नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी। उपलब्धि सिद्धांत की आवश्यकता का प्रस्ताव किसने दिया, मैकडीलैंड ने दिया। मैकडीलैंड 3 नीड थ्योरी, 3 नीड्स कौन सी होती है वो भी अपने किया है। इसके अलावा ये मोटिवेशन की जितनी भी थ्योरीज होती हैं, सारी थ्योरीज जो है वो बताई गई हैं, वो तो हमने फर्स्ट वीडियो में ही कर ली थी। तो डेविड मैकडीलैंड सर ने बताई थी नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी। तो अगर आप नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, एनहेंस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए, प्रीवियस वीडियो को देखिए और अपने आगे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। KVS की स्क्रीनिंग भी आएगी और अपने HPSC की स्क्रीनिंग भी आएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।